नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। इस बैठक में कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने को कहा गया है। पिछले 3 दिनों में एक भी संक्रमित की उत्तर प्रदेश में मृत्यु नहीं हुई है। प्रतिदिन 2.5 लाख से 3 लाख के बीच टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में आज भी की जा रही है और पॉजिटिविटी जो रेट है वो उत्तर प्रदेश में 0.1% है। इस तक प्रदेश में रिकवरी दर 98.6% यानी 98.6% तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए 3T का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, और इस पर जोर दिया जा रहा है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के अच्छे परिणाम नजर आए हैं। कोरोना केस कम होने पर प्रदेश में अब 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। केस कम होने पर 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ साथ हर स्कूल में कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। और कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद निर्धारित समय पूरा होने पर सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने के बाद उन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया। सीएम योगी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सीएम योगी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए लिखा, आज स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज प्राप्त कर मन प्रफुल्लित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन का यह सुरक्षा कवच सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। आप सब लोग भी अपना क्रम आने पर अवश्य लगवाएं। टीका जीत का, तभी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट और वो सर्टिफिकेट जो उन्हें दी गई है। 5 अप्रैल को उन्होंने कोविड का पहला डोज लगवाया था। हालांकि उसके बाद वो संक्रमित हुए और जब वो संक्रमण की अवधि पूरी हुई उसके बाद अब उन्होंने दूसरा डोज आज लिया है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में जमीन की नापी करने पहुंचे लेखपाल और कानूनगो पर दबंगों ने हमला कर दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसडीएम के आदेश पर लेखपाल और कानूनगो पक्की नापी करने गए थे। आरोपियों के खिलाफ सारनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस दबंगों की तलाश में जुट गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम अब ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की तरफ से गुरजीत कौर ने आज के मैच में गोल किया और जिस टीम को भारतीय टीम ने हराया है उसे ओलंपिक में एक प्रबल दावेदार माना जाता था। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 3 ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है, उस टीम को इस बार भी एक प्रबल दावेदार, एक बड़ा दावेदार माना जाता था। उस टीम को भारतीय महिला हॉकी टीम ने परास्त किया है और 41 साल के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। और इस बड़ी जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के नेताओं और सेलिब्रिटीज ने भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। और यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में अद्वितीय प्रदर्शन करते भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश सुनिश्चित किया है। संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने वाली इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जो उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत के बाद किया है और पूरी भारतीय टीम को बधाई दी है। तो टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने
आज इतिहास रचा है, ऑस्ट्रेलिया को परास्त किया। और ये दूसरी ट्वीट आपको दिखाते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने #टोक्यो 2020 किया है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। जीत का क्रम जारी रखते हुए आप स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित होने का एक अवसर प्रदान करें, यही शुभकामनाएं हैं। तो पहले जिस टीम से कोई उम्मीद नहीं थी, वो टीम अब जब सेमीफाइनल तक पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर टीम को हराया है, तो अब भारत को हॉकी में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो ऐतिहासिक लम्हे की तस्वीर है जब 41 साल के बाद इतिहास रचा गया और अब उम्मीद भी जग गई है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम से उम्मीद नहीं थी, अंडरडॉग माना जाता था, लेकिन इस टीम ने उस टीम को हराया है जो एक बड़ा और प्रबल दावेदार माना जाता। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 0-1 से हराया है और इस जीत के बाद लोग ट्विटर के जरिए बधाई दे रहे हैं। क्या कुछ बड़े सियासतदानों का इस मामले पर कहना है, इस जीत पर कहना है, वो आपको हम सुनवाते हैं। हॉकी के हमारी दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले कल भी पीवी संधू जी ने जो कांस्य पदक था, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता, लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया। तो उम्मीदें भारत की ओर बंधी हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं। आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और पुरुष हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। हमारा महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है और बड़ी जीत है। तो हमने शुरू में कहा था, जब हम हमारे हॉकी के प्लेयर्स मेंस वुमेन्स बेंगलोर में ट्रेनिंग करते थे, हम मिलने जाते थे और कलिंगा स्टेडियम में उनके गेम के लिए में जाते थे, तो जितना भी इंटरेक्शन करते थे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और हमको पूरा यकीन था कि सेमीफाइनल्स तक हम जरूर पहुंचेंगे। अब इससे आगे बस 2 स्टेप्स है, लेकिन सेमीफाइनल्स पहुंचना ही अपने आप में इतिहास है। आज की जीत के साथ उन्होंने एक नया इतिहास रखा है। वह ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। टोक्यो ओलंपिक में हमारी महिला खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ा रही है। पहले मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर हमारा गौरव और सम्मान बढ़ाया। लवलीना ने पदक सुनिश्चित करने की और बढ़ी हैं। पीवी संधू ने कांस्य पदक जीतकर हमारे भारत का गौरव। आज के मैच का जिक्र किया जाए, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ऐसा गर्वीला क्षण, पल और वक्त हमको दिया है महिला हॉकी ने, एज वेल एज पुरुष हॉकी ने। कल हमको जो एक क्वार्टर फाइनल के अंदर जीत देकर सेमीफाइनल में एंट्री करी है 49 साल के बाद। इसी तरह महिला हॉकी ने भी कई वर्षों के बाद, 40-42 साल के बाद इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और ये जीत जो है भारत की कोई ऐसी फ्लूक की जीतने की गोल हो गया और हम जीत गए, ये गोल किया गया है। ये टीम गोल इसलिए किया गया कि टीम जो हमारी भारत की टीम, महिला की हॉकी टीम, एक टीम के रूप में खेली, एक ऐसी स्पिरिटेड टीम के रूप में खेली है जिसका मुजाहरा, जिसको देखने के लिए मैं आज सुबह से बैठा था, हम सब ने देखा। कोई सा ऐसा क्षेत्र कमजोर मुझे नजर नहीं आया कि यहाँ गलती करी हमारी टीम ने। मैं सभी ओलंपिक के सभी खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, पूरे भारत की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जिस ढंग से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में ओलंपिक में और दुनिया में खेलों में भारत का नाम बहुत रोशन होगा। हॉकी के हमारे चलिए बढ़ते आगे। चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। 4 अगस्त को जेपी नड्डा ने इसी को लेकर एक बैठक बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक महत्वपूर्ण बैठक 4 अगस्त को बुलाई है। इस बैठक में महासचिव समेत सभी मोर्चों के अध्यक्ष को बुलाया गया है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक महत्वपूर्ण बैठक 4 अगस्त को बुलाई है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम महासचिव मौजूद होंगे। महासचिवों के साथ साथ जो अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और दिल्ली में बैठक होगी जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। पीयूष इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ सके, इसी पर अपडेट के लिए पीयूष, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जो 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी है। लगातार बैठकें हो रही है, इससे पहले भी बैठक हुई थी, लेकिन इस बार 4 अगस्त को मीटिंग बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे और जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो लोग भी मौजूद रहेंगे और आगामी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए तमाम रणनीतियां जो है वो तैयार किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि दिल्ली में 2 दिनों की बैठक चली थी जिसमें तमाम सांसदों को बुलाया गया था और एक के बाद एक चीजें बताई गई थी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो लोगों तक पहुंचाए। और भारतीय जनता पार्टी की यही चिंता है कि कैसे जो कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इसी बात पर चर्चा होगी। और चलिए, इस बैठक में तमाम मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को पूरी तरीके से सुदृढ़ करने की प्लानिंग कर रही है और क्योंकि सभी को पता है कि संगठन मजबूत होगा तभी आप चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल पार्टी के लिए अगर संगठन मजबूत है तभी आपकी पार्टी राज्यों के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। यही कारण है कि जो अलग अलग पदों के जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो संपर्क बनाए हुए हैं और एक के बाद एक जो रिपोर्ट कार्ड है वो ले रहे हैं कि किस राज्य में किस प्रकार से रणनीतियां अपनाई जाए। क्योंकि किसान आंदोलन को देखते हुए यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात लखनऊ में हुई है। इस मुलाकात में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच लखनऊ में मुलाकात हुई है और यह मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी है कि आज मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच लखनऊ में मुलाकात हुई है। और जब इन 2 बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है, हालांकि दोनों ही राजनेताओं के बीच एक पारिवारिक रिश्ता भी है, पारिवारिक संबंध भी है, लेकिन इससे इतर दोनों देश के एक चर्चित सियासतदान हैं, राजनीतिज्ञ हैं और जब ये दोनों बैठेंगे तो सीधी सीधी बात है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर भी बातचीत होगी। तो स्वाभाविक सी बात है आज भी जब इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात रही होगी। एक वक्त था जब ये दोनों राजनेता, मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, देश की सियासत की धुरी हुआ करते थे। देश की सियासत इन दोनों राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमा करती थी। बीच में कई बार उतार चढ़ाव भी इनके रिश्तों में आए राजनीतिक तौर पर, लेकिन आखिरकार क्योंकि पारिवारिक संबंध भी इन दोनों बड़े राजनेताओं के बीच है तो आज इनके बीच जब मुलाकात हुई है तो इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। एक बार फिर से पीयूष तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं? देखिए, लगातार अखिलेश यादव दिल्ली दौरे पे है, क्योंकि मानसून सत्र भी चल रहा है तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव दिल्ली में है। ऐसे में जो अखिलेश यादव है या मुलायम सिंह यादव है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। ऐसे में दो बातें हैं, एक तो लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसको लेकर भी तमाम चीजें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। दूसरी राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हम बड़े पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे। ऐसे में ये जो बैठक है और काफी दिनों बाद ये 2 दिग्गज नेताओं मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें या लालू प्रसाद यादव की बात करें तो बैठक है, तो इस बैठक को काफी अहम तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि आगामी साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो क्या रणनीतियां बनाई जा रही है लालू यादव की पार्टी की तरफ से या अखिलेश यादव की पार्टी से, देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान की तरफ बढ़ने लगा है। कई घाट डूब गए हैं, कई घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। वहीं हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए हैं। पहले जो शव सीढ़ियों के नीचे जलते थे, अब सीढ़ियों और छतों पर बने प्लेटफॉर्म पर
दाह संस्कार किया जा रहा है। गंगा में उफान के बाद से सोमवार सुबह से जल पुलिस ने नौका संचालन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 1.32 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा है। आपको घाटों की तस्वीर दिखाएं। अब आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट, जहां सौदा होता है। काशी के साथ साथ अन्य प्रांतों से भी यहाँ पे सौ आती हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो सौदा स्थल था पूरा जलमग्न हो गया है। उसके साथ साथ जो सौदा करने वाले लोग आ रहे हैं उनको ऊपर जो सरकार द्वारा बनाई गई चिमनी, यानी इस चिमनी में सौदा कराया जा रहा है। इस चिमनी में एक साथ 10 लोगों का सौदा हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि काशी में अब सौदा जो हो रहा है वो काफ़ी मुश्किल भरा सौदा हो रहा है, क्योंकि लगातार जो जल का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में लोग दूर दराज से आ रहे हैं और सौदा करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं सौदा कराने के बाद, स्नान करने के बाद यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद ये घर को प्रस्थान करेंगे। हालांकि ये जहाँ खड़े हैं पहले यहाँ पे जल, गंगा का जल नहीं था। ऐसे में ये जो जल लगातार बढ़ गया। कुछ तस्वीरें और भी आपको दिखा दें। वो जो देख रहे हैं आप, जो जाली की तरीके से है, यहाँ पे सौदा होता था। यानी कि लगातार जो गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है उस वजह से सौदा करने वाला जगह भी अब जलमग्न हो गया। जो गंगा का वाराणसी में जो जल का स्तर का बहाव है वो 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो घाटों का संपर्क था वो घाटों का संपर्क भी आपस में टूट गया है। जो 84 घाट है बनारस के, वो घाट अब चल के लोग वापस नहीं जा पाएंगे। यानी नौका संचालन जो चल रहा है वो अभी तक तो चल रहा है, लेकिन जो जलस्तर बढ़ रहे हैं उससे नौका संचालन पर भी रोक लगाई जा सकती है। आकाश यादव, न्यूज 1 इंडिया, वाराणसी। आपको घाटों की तस्वीर। प्रयागराज से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के मामले पर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी की कोर्ट में धर्मांतरण कानून को लेकर आज सुनवाई हुई है। यूपी सरकार को अब अपना जवाब दाखिल करना है। याचिका में कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और याचिकाकर्ता ने इस कानून को भारतीय संविधान के खिलाफ बताया है। जिस मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है और कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले पर जवाब मांगा है। यूपी सरकार को अब इस मामले पर जवाब देना है। चीफ जस्टिस एमएन भंडारी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। तो यूपी में धर्मांतरण कानून का मामला जो हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट में इस कानून के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी और इस याचिका पर जस्टिस एमएन भंडारी की कोर्ट में सुनवाई हुई और अब इस मामले पर यूपी सरकार को जवाब दाखिल करना है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने इस कानून को भारतीय संविधान के खिलाफ बताया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने मातमी त्यौहार मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि 19 अगस्त को मुहर्रम पर कोई जुलूस या ताजिया नहीं निकाला जा सकेगा। डीजीपी ने सभी धर्मगुरुओं से संवाद कर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराने का आदेश दिया है। इस गाइडलाइंस में कहा गया कि मुहर्रम पर होने वाले सभी कार्यक्रमों की पीस कमेटी के साथ बैठक हो। धर्मगुरुओं से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग लिया जाए। संवेदनशील और सांप्रदायिक इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की मदद से सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। हालांकि इस मामले को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विवाद पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं इसका पूरा उल्लेख है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें ये सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं
वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने डीजीपी के आदेश पर आपत्ति व्यक्त की है। डीजीपी जो यूपी के हैं उनके जरिए एक एडवाइजरी जो जारी हुई है उसकी मुझे कापी दी गई और उसके सिलसिले में फोन भी पूरे यूपी से मेरे पास आ रहे हैं। तो इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुकद्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं, इंतहाई पुरअमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसमें और उसको बहुत ज़्यादा उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे डीजीपी साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।